नमस्कार. आपण बघत आहात मोठी रेष अर्थात बिग लाईन. आपल्या व्यवसायातील विकासाच्या शाश्वत संधी सर्वव्यापीच असाव्या. त्यांचा केंद्रबिंदू सामान्य शेतकरीच असेल. या ध्येयाने कार्य करीत असलेल्या जैन इरिगेशन सिस्टीम यांनी इंडियन सोसायटी ऑफ सिल्ट्रीकल्चर यांच्या संयुक्त विद्यमाने लिंबूवर्गीय फळ उत्पादनातील हवामान बदल, कीड रोग समस्या, दर्जेदार कलम इत्यादी विषयांबाबत देशातील अनेक मान्यवर संशोधक, कृषी तज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक यांचा सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय सिट्रस परिषदेचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ ॲग्रिकल्चर सायन्सचे नवी दिल्ली या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशू पाठक यांच्यासोबत मान्यवर डॉक्टर सुदर्शन अय्यंगार आणि अश्विन झाला यांनी मोठी रेष यासाठी केलेले संवाद आपल्यासाठी. नमस्कार. आज हमारे साथ कृषि विज्ञान क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और दूरदर्शी व्यक्ति डॉक्टर हिमांशु पाठक जी उपस्थित हैं. सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. डॉक्टर हिमांशु पाठक वर्तमान में ICAR-IST के महानिदेशक हैं और उससे पूर्व आप भारत सरकार के कृषि संसाधन एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं. आपका प्रमुख योगदान जलवायु परिवर्तन, मृदा एवं फसल प्रबंधन और सतत कृषि प्रणालियों में 32 वर्षों के अधिक अनुभव आपने उसमें योगदान दिया हुआ है. सर, जब आज हम कृषि की बात करते हैं तो कुछ सवाल स्वाभाविक रूप में आपसे जानना चाहेंगे. जैसे कि आज भारतीय कृषि कई परिवर्तनशील परिस्थितियों से गुजर रही है. आपके अनुभव में भारत के किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या-क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, और ख़ास करके यहाँ जैन हिल्स में एक सिम्पोजियम जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें मुझे निमंत्रण दिया गया, मैं उसमें भाग लिया. इसके लिए आपको और पूरे संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मैं आप देखिए, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व उन्नति हासिल की है. जैसे आप सब जानते हैं कि 1970s तक ये भारत देश अनाज के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता था, बरोबर. इंपोर्ट करते थे, और हमें जो है कि शिप टू माउथ कहा जाता था कि जहाज में भर भर के अनाज लाया जाएगा और फिर जो है कि हमारा पेट भरेगा. हमें बेगिंग बोल कहा जाता था कि तो भिक्षा पात्र लेकर के देश विदेश में घूमते रहते कि कहाँ से इनको अनाज मिले. ये दशा 1970s तक चला. लेकिन आज अगर आप देखेंगे, पिछले 15-20 साल का अगर आप कृषि का जो अचीवमेंट्स है उसको अगर आप देखिएगा, तो भारत अनाज के मामले में ना केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि आज के दिन हम लगभग 80 करोड़ जनता को लगभग मुफ्त अनाज देते हैं. 2 रुपया किलो गेहूँ, कहीं कहीं 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो मिलेट, ज्वार, बाजरा. ये जो है कि हम 1-2 करोड़ लोगों को नहीं, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं. आज भारत कृषि उत्पाद जो है कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और 1-2 कमोडिटी में भारत नंबर 1 एक्सपोर्टर है. जैसे राइस के मामले में भारत पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है. हम लगभग 13 से 14 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट करते हैं, और हमसे नीचे जो है वियतनाम, वो काफ़ी दूर है, केवल 3-4 मिलियन टन का आसपास है. तो हमारा फैसला भी बहुत ज़्यादा है. भारत कई कमोडिटी में नंबर 1 है. धान का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्शन में भी भारत नंबर 1 है. भारत की कृषि पिछले कुछ दशकों में जो ग्रोथ है वो लगभग 4% के आसपास है, जबकि कृषि में ग्रोथ पहले केवल 1%, 2%. ये कहा जाता था कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो 1-2% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन पिछले 2 दशकों से कम ये 4% ऑन एन एवरेज जो है कि हो रहा है. न केवल क्रॉप के सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में भी ग्रोथ बल्कि इससे ज़्यादा है. मिल्क प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्शन में ग्रोथ इससे ज़्यादा है. फिशरीज जो है वो भी एक एग्रीकल्चर का हिस्सा है. तो जब एग्रीकल्चर कृषि की बात करते हैं तो हम केवल फसल का बात नहीं करते, उसमें हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, फिशरीज की बात करते हैं, बाकी मधुमक्खी पालन के जो सारे सेकेंडरी एग्रीकल्चर है उसका भी बात जो है कि हम इसमें
करते हैं, फिशरी सेक्टर का ग्रोथ 8 से 10% है और पिछले 10-15 साल से ये ग्रोथ जो है कि बरकरार है। तो ये तो हमारी उपलब्धियां हैं। आज हम केवल ना आत्मनिर्भर है बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो हम दूसरे कई देशों को फूड डोनेट भी करते हैं। कोरोना के समय भारत ने ना केवल मुफ्त वैक्सीन दिया है, मुफ्त फूड भी दिया है कई देशों को। तो ये तो हमारी उपलब्धियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई चुनौतियां नहीं है। बरोबर है, बिल्कुल है, कई सारी चुनौतियां। एक तो है जो हमारे किसानों का जो इनकम है वो जितना बढ़ना चाहिए था वो हम नहीं बढ़ा पाए। हमने ग्रोथ तो बताया, फिशरीज में 8%, एनिमल हस्बेंड्री में 6%, पूरे कृषि में 4%, लेकिन हमारे जो किसान हैं 86% और लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि 91% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। मतलब इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जोत है। तो लगभग 100% ही कह सकते हैं कि हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। इनका इनकम जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया। साथ साथ कुछ जिसको हम बायोफिजिकल बोलते हैं, उसमें जलवायु परिवर्तन एक अहम चुनौती हमारे सामने है। आज भी हमारे देश का केवल 50% एरिया में ही इरिगेशन है, बाकी 50% में इरिगेशन नहीं है। पूरा वर्षा आधारित है। अगर वर्षा किसी न किसी कारणवश सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पा रही तो जो है कि पूरा कृषि उसमें मुश्किल में पड़ सकता है। और जो हमारे नदियां हैं वो भी तो वर्षा से आधारित है। अगर पानी नहीं बरसी सही तो नदी कहाँ से बहेगी और कहाँ से इरिगेशन। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जो बारिश जो इतना महत्वपूर्ण है उसके बिना भारतीय कृषि की कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। वही बारिश और बरसात जो है कि इस समय एक अनसर्टेनिटी का दौर में और आप देखिएगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं इतना बारिश हो रहा है कि बादल फटने का भी समाचार जो है कि आप लोग तो आए दिन मिलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बरसात का भी जो प्रॉब्लम है वो भी सामने को दे रहा है। साइक्लोन जो पहले 8 साल 10 साल में एक बार 2 बार पता चलता था, अब जो है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप सुनिएगा कि कहीं ना कहीं से साइक्लोन हमें देखने को मिल रहा है। पहले ये हमें लगता था कि साइक्लोन भारत के लिए केवल बे ऑफ बंगाल से आता है, अरेबियन सी से साइक्लोन जनरली होता नहीं था, हम सुने भी नहीं थे, लेकिन अब जो है कि अरेबियन सी से भी साइक्लोन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने तो है। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है सॉइल। होता क्या है, जैसे आप एक से ज्यादा फसल लेते चले जाएंगे आप, उनका भोजन तो मिट्टी से ही आना है। और एग्रीकल्चर का सबसे पहला एक लॉ कहा जाता है कि लॉ जो दिया गया था उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन। लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन का मतलब है कि आप जितना जमीन से उठा रहे हैं उतना आपको जमीन में दोबारा देना भी है, नहीं तो जो है कि वो उपजाऊ क्षमता उसका धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म हो जाएगी। एक तरह से बैंक अकाउंट टाइप का है। आपने अकाउंट से पैसा निकालते चले जा रहे हैं और डाल नहीं रहे हैं तो एक ना एक दिन तो उसको खत्म होना है। ऐसा तो नहीं कि कोई और आपके लिए भरता जाएगा, कोई नहीं भरेगा। आप डाले हैं जो आप डाले वही भरेंगे आप। तो इसी दिशा में अगर हम देखें तो हमारी जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, नॉट ओनली ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें भी काफ़ी जो है कि बदलाव आया हुआ है जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत और जिसके लिए जैन इरीगेशन जाने जाते हैं, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे दुनिया भर में, कि पानी का प्रबंधन कैसे हो, कम पानी में कैसे फसल उगाया जाए, इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए। और फिर खाद, इसका अगर मैं एक आध छोटा मोटा आपको डाटा दूँ, खाद, नाइट्रोजन खाद जहाँ ज़्यादातर हमारा 80% यूरिया खाद होता है, उसका एफिशिएंसी है केवल 35%। 35% का मतलब है कि अगर 100 किलो आप अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 35 किलो पौधा या फसल ले पा रहे हैं और बाकी 65 किलो लॉस हो रहा है। या तो पानी में जा रहा है, या तो आसमान में जा रहा है, या तो
और कहीं जा रहा है, मतलब आपके काम के लिए नहीं है, ना केवल वो काम के लिए नहीं है बल्कि वो प्रदूषण के काम आ रहे हैं, पोल्यूट कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं करता फिर तो तब भी ठीक बात, लेकिन वो नुकसान पहुंचा रहा है जो है। तो ये तो खाद के मामले में है। वाटर का भी जो एफिशिएंसी है वो भी लगभग 35 to 40%, जिस तरीके से हम ओपन फील्ड इरिगेशन करते हैं, और जहाँ हमारे पास ज़्यादा पानी उपलब्ध है, फ्री पानी उपलब्ध है, तो जो है कि वहाँ हम उसका बर्बाद करते हैं। अगर उसको उसी को ड्रिप में किया जाए तो उसका एफिशिएंसी जो है कि 70-75% हो सकता है, और अगर सही तरीके से किया इसका एफिशिएंसी 90% तक भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हम उसको नहीं कर रहे हैं तो इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो केवल 35-40% में ही रुक गया है। तो ये तो प्रॉब्लम हमारा है। और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारे खेती में बदलाव के साथ साथ नए कीड़े, नए बीमारियां भी हमें देखने को मिल रहा है। नए बीमारियां हैं तो इसका उपचार भी इमीडिएटली हमारे पास नहीं है, उसको पहले समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम और भी है, ये भी देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई बहने, हो सकता है जानकारी ज़्यादा ना हो, खाद या मिलता भी नहीं है, तो हम जरूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स या तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका भी पोल्यूशन के ऊपर और हमारे सेहत के ऊपर उसका भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो वो भी एक चुनौती हमारे सामने इस समय है। तो आईसीआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सभी दिशाओं के ऊपर काम कर रहा है। अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे टेक्निक्स अभी तक हमने डेवलप किया है, और हमारा ये मानना है कि जो टेक्निक्स इस समय आईसीआर के पास है, इसका अगर सही सही इस्तेमाल, रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन दिया गया है उसको अगर सही तरीके से अपनाया जाए, तो जो हम प्रदूषण का बात कर रहे हैं, जो डिग्रेडेशन का बात कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का बात कर रहे हैं, ये या तो बंद हो सकता है या काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन इसको किस तरीके से हम हर एक किसानों तक पहुंचाएं ताकि उनका पैदावार भी बढ़े, इनपुट का एफिशिएंसी भी बढ़े, और अल्टीमेटली उनका इनकम जो है वो बढ़े। एक दिशा में और हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा सेक्टर्स का सिंपोजियम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र में भारत ने जो है कि काफ़ी प्रगति हासिल की। इस समय टोटल हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है पिछले साल था 367 मिलियन टन एक साल में, और हमारे खाद्यान्न का फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो 354 मिलियन टन। ये दोनों ही रिकॉर्ड अमाउंट है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे किसान अभी तक वो प्रोडक्शन लेवल तक हम जाते हैं, सिट्रस प्रोड्यूस तो कर दिया, एप्पल प्रोड्यूस कर दिया, गुआवा प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसको जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे तब तक जो है कि किसानों को उनका सही दाम नहीं है। आप केवल किसान तो वहां प्रोड्यूस करके आपको दे दिया, और जिसने उसको प्रोड्यूस कर पाया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर पाया, बॉटलिंग कर पाया, उसको थोड़ा सा और कहीं सेल कर पाया, तो काफी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा तो उनको मिल जाता है, किसानों को नहीं मिलता। और चूंकि वो सुविधा किसानों के पास नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का लॉस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते। धान और गेहूं का जो फायदा है, अगर आप इमीडिएटली सेल नहीं भी कर पाए क्योंकि दाम सही नहीं मिला, तो उनको कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कभी तो उससे भी ज्यादा समय तक के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन आप हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को तो नहीं रख सकते, उसको तो तुरंत ही आपको या तो कंज्यूम सेल करना है, या पेरिसेबल है, या तो आप कोल्ड स्टोरेज में रखिए, या तो उसको कुछ प्रोसेसिंग कराइए, तभी कुछ हो सकता है। तो इस दिशा में आप जो है कि काम करना बड़ा जरूरी है। एक दो लाइन में उसको समराइज करूं तो प्रोडक्शन का मामले में तो ठीक ठाक लेवल तक, आत्मनिर्भर तक हम पहुंच गए हैं। इसको हम फूड सिक्योरिटी हम कह सकते हैं, हम फूड सिक्योर तो हैं, भूखे मरने लायक नहीं अगर हम मैनेजमेंट सही तरीके से करें। लेकिन इसका न्यूट्रिशन जो है उसमें अभी भी हम पीछे हैं। न्यूट्रिशन मतलब हमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, विटामिन मिलनी चाहिए, मिनरल्स मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका भी जो है कि मात्रा जो है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। उस दिशा में अभी भी कमियां हैं। इनकम के मामले में कमियां हैं। एक जो बिल्कुल सर जी ने बड़े अच्छी बात कही, ड्राईलैंड हमारे देश का, मैं बता भी रहा था, 68% एरिया ड्राईलैंड है। ड्राईलैंड मतलब उस क्षेत्र है
जहाँ रेनफॉल 750 मिलीमीटर से नीचे है। नीचे है। और जैसे मैंने कहा कि इरिगेशन तो हर जगह नहीं है उसमें। अगर रेनफॉल ज़्यादा भी है, वो रेनफॉल अगर समय पर नहीं आया तो वो भी जो है कि उसमें वाटर स्कार्सिटी जोन में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा एनुअल एवरेज रेनफॉल है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी का कमी आपके पास नहीं है। चेरापूंजी का अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया होगा, सबसे ज़्यादा बारिश 3500 मिलीमीटर से भी अधिक। लेकिन आप जो है कि अप्रैल मई जून में चले जाइए, बरसात से पहले गर्मी के समय, आपको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रबंधन की कमी है। बरोबर। बारिश तो जो होना है, दुनिया के सबसे अधिक बारिश तो कुदरत ने हमें दिया है, लेकिन हम जो है कि उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया तो उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा। और तो कोई इसका प्रबंधन कौन करेंगे, हमें करना पड़ेगा उसमें। इसको जो है कि उपजाऊ करना, ये बड़ा जरूरी है। अदरवाइज जो हमारे छोटे किसान हैं वो वहाँ है, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है कि वहाँ पर है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मोर रेजिलियंट to climate change or high temperature or drought compared to our food crops. एक राइस उगाने के लिए जितना पानी आपको चाहिए, 1 हेक्टर में अगर राइस उगा रहे हैं तो जितना पानी आप देते हैं, उसी पानी में कम से कम 10 हेक्टर आप हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो हम राइस उगा रहे हैं इतना ज़्यादा पानी देते हुए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ रेनफॉल तो 750 मिलीमीटर के आसपास ही है, लेकिन चूंकि वहाँ नहर का पानी भी है, ग्राउंड वाटर भी पर्याप्त परिमाण में है, तो एक राइस का क्रॉप उगाने के लिए वहाँ 20 से 25 इरिगेशन कभी कभी दिया जाता है। और वो फ्लड वाटर होता है, वो ड्रिप वाला नहीं है, फ्लड वाटर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 20 इरिगेशन फ्लड वाटर में आपके पास होता, उस पानी में आप कितना हॉर्टिकल्चर कर सकते थे, कितना जो है कि मिलेट्स ग्रो कर सकते थे, कितना पिजन पिग ग्रो कर सकते थे, कितना अपने चिक पिग ग्रो कर सकते थे। तो ये जो प्रबंधन है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो ड्राईलैंड के लिए, खासकर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी रिसर्च एरिया में कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन जनरल, सिट्रस तो है ही है, दे आर मोर रेजिलियंट टू चेंजिंग क्लाइमेट, टू ड्राउट, टू हाई टेम्परेचर। रेजिलियंट मतलब ये है कि उनका सहनशीलता ज़्यादा है। धान के फसल को अगर आप 10 दिन पानी नहीं दिए तो मर जाए, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए नहीं, सर्वाइव कर जाते हैं। ये सर्वाइव कर जाता है। हॉर्टिकल्चर में कुछ मैकेनिज्म है, जैसे साइट्रस का मैं बता रहा था, अगर पर्याप्त पानी है तो इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया होता जाएगा। अगर नहीं है तो उसका सारा ग्रोथ जो है कि रुक जाता है। वो इंतजार करता है कब उनको पानी मिले। जैसे उनको बारिश आ गया या पानी और कहीं से आपने दे दिया तो तुरंत जो है कि उसका फास्ट ग्रोथ शुरू हो जाता है, और जो है कि अपना जीवन साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगर इधर जो हमारे ड्राई एरियाज है, पूरा उत्तर मध्य भारत का जो है, महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है, वहाँ अगर इसको प्रमोट किया जाए तो न केवल हमारा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पूरे देश का जो है उसके ऊपर भी हम कम कर पाएंगे, खासकर वहाँ का जो किसान है उनका भी इनकम भी बढ़ेगा। जब भी हम हॉर्टिकल्चर या कुछ भी फसल का बात करें तो सीड, और हॉर्टिकल्चर में हम कहते हैं प्लांटिंग मटेरियल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीड अगर कहीं खराब हो गया तो आप बाकी आगे का प्रबंधन कुछ भी कर लीजिए, पैदावार आपको उतना अच्छा नहीं मिल सकता। सीड के लिए राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार के पास कई सारे प्रोग्राम्स है, लेकिन अभी भी हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र में ये प्रॉब्लम तो है। कभी कल जो सीड हमें मिल रहा है या प्लांटिंग मटेरियल मिल रहा है, उसका क्वालिटी पता नहीं है, वो कितने कैसा हाई यील्डिंग है या नहीं है। एक प्रोग्राम के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा, मैं उस समय शहर में ही था, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये जो है कि 2000 करोड़ का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें इनिशियली हम 5 हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में एक क्लीन प्लांट मटेरियल का एक फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं, जिसमें बाहर से जो भी आएगा उसको क्लीन किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और हमारे जो भी मटेरियल है उसको भी मल्टीप्लाई करके प्राइवेट कंपनी के साथ मिल करके इसको जो है कि किसानों को दिया जाएगा। और हमारा साइट्रस इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में, दिस इज़ वन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। पुणे का जो ग्रेप इंस्टीट्यूट है
NRC ग्रेप्स कहते हैं, जो पुणे में है, वहाँ ऑलरेडी इसका स्थापना हो चुका है, 2 साल से चल रहा है. सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू ऑपरेट. सो क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस पूरे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र में, चाहे वो बेर हो, गुआवा हो, साइट्रस हो, ये जो है कि हमें देखने को मिल रहा है. फर्स्ट, वाटर मैनेजमेंट, पानी का प्रबंधन विथ साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. मैसेज यही कि अब जो कृषि का समाधान होगा वो विज्ञान सम्मत तरीके से नए टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए और होना होगा भी, जिसमें जैन इरिगेशन जिस तरीके से काम करते हैं कि साइंस को, विज्ञान को किस तरीके से, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से जो हमारा प्रबंधन है उसमें लाया गया, चाहे ड्रिप हो या स्प्रिंकलर हो. सो दिस इज नंबर 1. हॉर्टिकल्चर इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आगे भी ऑलरेडी है, आगे भी और होगा. थर्ड वन इज जो हमारा एग्री फूड सिस्टम है, ना केवल प्रोडक्शन बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग. तो मार्केटिंग का बात मैं जब कर रहा हूं तो किसानों को अगर हेल्प करना है तो जो इनपुट वो खरीद रहे हैं उनका भी गुणवत्ता और उनका दाम, और जो बेचने जा रहे हैं उसका भी दाम, ये दोनों सही सही उनको मिल जाना चाहिए. अगर ये मिल जाता है तो आज के दिन किसान भी बहुत जागरूक है, साइंस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है. अगर उनको पॉलिसी और सपोर्ट थोड़ा सा हम दे पाते हैं तो जरूर न केवल भारत आत्मनिर्भर है अनाज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, हमारे किसान भी बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनका भी इनकम बढ़ेगा. और यही हमारी एस्पिरेशंस है, यही हमारी आशा है. अगर मिट्टी की हेल्थ सही ना हो तो उस मिट्टी में जो फसल उगेगा उसका हेल्थ कैसे ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता. बिल्कुल. अगर वो मिट्टी पोल्यूटेड है तो फसल भी पोल्यूटेड होगा. अगर फसल पोल्यूटेड है तो जो जानवर उस फसल को खाएगा वही होगा. अगर पानी प्रदूषित हो गया तो उस पानी से जो आप उगाएंगे या जो उस पानी को पिएगा तो उसका भी हाल वही होना है. तो ये मैं कहता हूं कि जो जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर, जनता, जीवन, ये सब जो है कि एक सूत्र में बंधे हुए हैं. महद अंश तक किसान से संबंधित कई विषय वस्तु को कवर किया, और मुझे ये अवश्य कहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आपने जो एक श्रृंखला को जोड़ा है. बहुत खूब कहा है कि हमें साल में एक दफ़ा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, साल में एक दफ़ा वकील की ज़रूरत पड़ सकती है, पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है, पर दिन में 3 बार हमें किसान की ज़रूरत पड़ती है. तो ये बिल्कुल सही है, वे समृद्ध होना ज़रूरी है. आज आपने इस विषय वस्तु के संदर्भ में हमारे साथ जो संवाद किया, यकीनन हमारे कई किसान, हमारी कई मिट्टी और उनके साथ जुड़ी हुई प्रक्रियाएं ये भी समृद्ध होगी. और फिर से आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद.